बीपीएससी एईडीओ के इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 23 सेट हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं आप। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हैं। तो ये 95 लाख हेक्टेयर था पहले, लेकिन अब 93.60 हो चुका है, और इसमें भी 56.03 पे ही मात्र कृषि हो पाता है आज के डेट में। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, ये ग्रामीण शाख का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो ये 12 जुलाई 1982 में हुआ था। किसके समिति की सिफारिश पे, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। न्यूनतम कोष आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1979 को, और ये डॉक्टर वाई के अलग समिति के नेतृत्व में एक तैयार किया गया था टास्क फोर्स। और इसका काम था कि न्यूनतम जो आवश्यकता का जो प्रभावी उपभोग है उसके मांग के अनुमानों पर अनुमान लगाना। ये टास्क फोर्स गठन किया गया था, कब किया गया था, 1979 में। और इसका जो समिति था वो अलग समिति था, उसके अध्यक्ष थे वाई के अलग साहब। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्य विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो मूल्य विन्यास से जो विन्यास का परिवर्तन होता है इसको इलास्टिसिटी यानी कि लोच कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश के रूप में क्या एक प्रमुख उद्यम है। तो रूर प्रदेश जो कहा जाता है वहाँ का सबसे प्रमुख उद्यम क्या है, तो ये औद्योगिक उद्यम है, और यहाँ पे कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का है। तो ये कौन सा राज्य में 2000 मीटर से ज़्यादा पहाड़ पाया जाता है, यानी अधिकतम संख्या में 2000 से ज़्यादा पहाड़ पाया जाता है, तो ये है सिक्किम। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वहाँ पे पहाड़ों का, 2000 मीटर से ज़्यादा पहाड़ का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये 2016 का जो अधिनियम है इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो एसी मजूमदार किए थे, एसी मजूमदार। और ये अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, कांग्रेस चारों साथ में आ गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ का है। तो ये गोपालगंज का है, वहाँ पे 1021 है सेक्स रेशियो। और सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम है मुंगेर का, वो है 876, जो कि पीछे भी कई सेटों में करा चुके हम लोग। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो बिहार के जो साउथ वाले जिले होंगे, जैसे गया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब अभ्रक का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है। तो यहाँ पे ये चारों जगह पे एनटीपीसी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये ताप विद्युत शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करें, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। तो जो साउथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, जो साउथ में डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी जो है खनिज के समृद्ध है। और जमुई में तो भारत का सबसे बड़ा सोना का भंडार है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो स्वतंत्र प्रदेश जो बना वो 1912 में बना, और 1936 में एक स्वतंत्र राज्य बना उड़ीसा को अलग करके। और 1912 में उड़ीसा साथ में था, और उसका राजधानी क्या था, पटना था। निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। ये कौन किए थे, ये श्री कृष्ण सिंह किए थे, और इनको बिहार केसरी बोला जाता है। और 1937 से लेकर के 1961 तक लगातार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो राज्य के रूप में बना 1936 में, जब उड़ीसा को अलग करके एक राज्य बना दिया गया, दोनों को अलग अलग। भारत में प्रथम सेंसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित होगी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, महाराष्ट्र में होगी, और ये दुनिया का तीसरा और भारत का पहला लैब है। 2G स्पेक्ट्रम में
जी का शब्द का क्या मतलब है? तो जी का मतलब है जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, इस तरह जी का मतलब है जनरेशन। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो ये जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, ये सब सामान्य वाहक है संक्रमण रोगों का। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो आयोडीन मिलता है थायरोक्सिन में, ऑप्शन नंबर सी। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो ये घेंगा रोग हो जाता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावित होने में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ये हार्मोन कौन सा है? और ये ऑक्सीटोसिन है। ये स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में प्रमुख भूमिका निभाती है ऑक्सीटोसिन। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ यानी कि टॉक्सिक जो पदार्थ हैं उसका उत्सर्जन करता है किस रूप में? किस रूप में उत्सर्जन करना है? तो ये करता है यूरिक अम्ल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये एक मछली है गैम्बूसिया, उसका प्रयोग किया जाता है। और ये पानी के जैसे पानी है तो पानी के ऊपरी सतह पे ये निवास करती है गैम्बूसिया, और जैसे लार्वा ये पैदा करता है तो इसको वो खा जाती है। तो गैम्बूसिया मछली के इस्तेमाल से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं किसको? मच्छर को। और ये पानी में जब पैदा ही नहीं होगा तो डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पैदा ही नहीं होगा। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये कोशिका जल कहते हैं इसको, और कोशिकत्व विधि के कारण ये पानी से जड़ में खींच लेती है पानी को। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ये होता है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्सा क्लोराइड का आकार होता है अष्टफलकीय। 24 का हो जाएगा बी। और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कैसा होता है? तो ये होता है न रंग ही नहीं होता है, उसके बाद न गंध होता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने के समय कम समय लगता है क्योंकि, तो जैसे ही प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो जो पहले पानी 100 डिग्री पर उबलना चाहिए था तो वो 100 से ज़्यादा डिग्री पर उबलेगा, यानी कि खाना जल्दी पकेगा। तो जैसे ही प्रेशर कुकर में डालेंगे तो प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पानी की बूंद तैलीय सतह पर नहीं चिपकती, ये क्यों नहीं चिपकती? जो चिपकने वाले बल है, चिपकने वाला बल कौन कौन सा होता है? तो एक होता है कोहेसिव बल, एक होता है अधेसिव बल यानी कि सहसंयोजक और असंयोजक बल। तो यहाँ पे जो पानी के बूंद तलिए पर नहीं चिपक रही है, मतलब दूसरे से नहीं चिपक रही है, तो अधेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे, इसीलिए नहीं चिपक रही है, ऑप्शन नंबर ए। वाटर गैस का मिश्रण कौन कौन सा होता है? तो वाटर गैस में मिलता है CO+H2, ये वाटर गैस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक लौह धात्विक खनिज है? तो लौह धात्विक खनिज कौन कौन सा होता है? तो लोहा से जो जो मैग्नेटिक होता है ना, वो लौह धात्विक खनिज होता है, जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, टीन, ये सभी लोहा का धात्विक खनिज है। और जो कौन नहीं होता है, तो जैसे तांबा हो गया, ये सब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक धात्विक खनिज है, लौह धात्विक खनिज है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव होती है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है और इसका जो रंग होता है वो गहरे लाल कलर का होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो ये डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो P इजकल टू क्या होता है? प्रेशर इजकल टू होता है F बाई ए, P इजकल टू F/A, यानी कि एरिया कम लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एरिया किस में कम लग रहा है? तो खड़ा होने की स्थिति में एरिया कम लग रहा है तो ज़्यादा धक्का दे पाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंज के नियम के व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो लेंज के नियम में किसका संरक्षण का बात होता है? ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का बात होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक का कोर बनने के लिए समानता उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? ये नरम लोहा, जो सॉफ्ट लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कोर बनाने के लिए, चुंबक का कोर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय 7 होते हैं और सभी का स्पीड जो है लाइट के स्पीड के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर, और इसमें अल्फा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए
चार्ज करने की प्रक्रिया क्या करती है, ये प्रेरण कहलाती है और इसी से करंट इंड्यूस किया जाता है जनरेटर के माध्यम से। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत ठंडे के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ये कौन सा गुण है जो करता है, तो ये विस्तार का गुण है, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वो फट जाता है, क्योंकि अंदर का जो हवा है वो गर्म हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण वो फोड़ के बाहर आ जाता है। तो 37 का हो जाएगा। गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे को भीतर दीवार पर दबाव बढ़ने लगता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित किया जाता है, तो ये कौन सा है, तो एक्साइज ड्यूटी वाला जो कर होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाला जो कर, उसको दोनों में विभाजित किया जाता है, लेकिन प्राप्त कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो पौधा का जो कली होता है यही होता है लौंग, ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध बहुत सारे क्रांति से है, जैसे श्वेत, हरित, पीला, गुलाबी, उर्वरक क्रांति, भूरी क्रांति, ये सभी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी से। 41 नंबर क्वेश्चन है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो ये समूह था सलीम सबलू समूह। और नंदीग्राम कहाँ है, नंदीग्राम है, ये है मदीनापुर ज़िले में है और इंडोनेशिया का एक समूह है सलीम समूह, ये सेज नीति के अंतर्गत इसको अनुमति दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन पूरा, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं था, तो शिक्षा का है, शिक्षित करना भारत को, ये शामिल नहीं था। रूपांतरित करना, स्वच्छ करना, ऊर्जावान बनाना, ये सभी 2017-18 के जो उद्देश्य था बजट का उसमें शामिल था। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार उन्मूलन किया गया, तो भारत के रुपये का अभी तक 3 बार उन्मूलन हुआ है। एक बार हुआ 1949 में, दूसरा हुआ था 1966 में और तीसरा हुआ था 1991 में, और 1991 वाला 2 बार हो गया था एक ही महीना में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेखानुदान बना है, लेखानुदान किसके लिए बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण जो विधि आवंटित होता है, रुपया जो निकाला जाता है उसके लिए लेखानुदान बना है, ऑप्शन नंबर सी होता है। नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो पारित कब होता है, जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। तो राष्ट्रपति कब साइन किए थे, तो देखिए 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति साइन किए थे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुआ था, तो संविधान संशोधन बिल था 64वां, संशोधन हुआ 73वां से, कब, 1992 में। वो समिति कौन सा था जो सिफारिश किया, ये था LS संघवी समिति, जो कि गठन किया गया था 1986 में। ये बोला कि जो 64वां संविधान संशोधन है बिल है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 124वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, तो आरक्षण से संबंधित है, और किसका आरक्षण, EWS से। और संविधान संशोधन कौन सा बना इसका, तो ये बना 103वां संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति जी करेंगे। किसी भी राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा, तो ये एडवोकेट जनरल देगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो ये है 61 नंबर, 61 नंबर महाभियोग से संबंधित है, 61 का सी, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं गैर धन विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं कर सकते हैं, गैर धन विधेयक पे। और धन विधेयक कौन किस में, 110 नंबर आर्टिकल में है, और 111 नंबर आर्टिकल में 3 वीटो पावर का बताया गया है कि
कौन सा वीटो पावर का उपयोग करके गैर धन विधेयक को वो निषेधाधिकार कर सकते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो संयुक्त सत्र होगा 108 नंबर आर्टिकल के तहत जो राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठेगा तो उसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। विधिक सूत्र संबंधित है, तो विधिक सूत्र किससे संबंधित है? ये दोहरा खतरा से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 22 का 2 कहता है कि किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया सकता है, यही है दोहरा खतरा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कि विदेश जाने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा जाने का अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जुड़ा? यानी कि 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, वो कब जुड़ा? तो ये 2002 के 86वां संविधान संशोधन से 11वां नंबर फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा, जिसमें शिक्षा का अधिकार जुड़ा। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? ये अर्धसंघीय है। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारत का संविधान जो है अर्धसंघीय है। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने यह विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना उसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो ये बोले थे अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम। और उसमें धाराएं कितना था? 321 था। और अनुसूची कितना था? 10 अनुसूची था। किसमें? तो 1935 के अधिनियम में। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो वृद्धि हो रहा है ऊष्मा का वायुमंडल में, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता है किसी भी एक स्थान पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जब पाया जाएगा तो उसको हम लोग जैव विविधता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अजैव नवीनीकरण कचरे को छुटकारा पाने का सर्वोत्तम समाधान क्या है? तो रिसाइकिल करना, यानी कि पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना। जो भी ऐसा कचरा है जो अजैविक नवीनीकरण है, यानी कि अपघटन नहीं हो सकता है उसका, तो उसका सबसे अच्छा समाधान है रिसाइकिल करना। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है? तो उच्च स्रोत जो समुद्र के जो समुद्री शैवाल है, वो जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स है किसका? तो ऑक्सीजन का। तो 63 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त जो होता है सबसे बड़ा स्रोत है वो। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। तो जो भी पौधे होते हैं, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, वो खाना तो खुद बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन के कमी के कारण वो कीट को भोजन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन चूँकि वो एनर्जी नहीं देता, इसीलिए ये खुद अपना भोजन का उत्पादन करते हैं, बस नाइट्रोजन के लिए वो कीट भक्षी को खाते हैं। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में होती है। एल नीनो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कहाँ तक है? तो ये मतलब कौन कौन सा पड़ोसी देश है जो जिसे सीमा उसका मिलता है? तो मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तो एशिया है, लेकिन इन चारों में अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर बी। संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूमिखंड का भाग नहीं है। तो ये जो अरब प्रायद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये अंगारलैंड का पार्ट नहीं है। अंगारलैंड का स्वीडनियन है, चीनी है, रूसी है, ये सब अंगारलैंड का है, लेकिन अरब प्रायद्वीप ये है गोंडवाना लैंड का पार्ट। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत से सक्रिय होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो मेडिटेरियन सी से आता है। ये आता है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी। गजरने वाली चालीसा, क्रूज पचासा, चीखने वाली साठा पृथ्वी के किस गोलार्ध में संबंधित है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का जो 40 नंबर का जो अक्षांश है
वो है गणतंत्र चालीसा। 50 नंबर का अक्षांश है वो है प्रचंड प्रत्याशा। और 60 के आसपास में चीखने वाला साठा। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घूमने से। जो पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है तो इससे इससे कोरियोलिसिस बल लगता है। और इसी कारण जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं बहती है वो दाएं की तरफ बढ़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ बढ़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? ये चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। और उसका ऊंचाई कितना है? उसका ऊंचाई है 359 मीटर। और इसका लंबाई कितना है? तो लंबाई है 1315 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी खदान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा का और भी प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में। ये खेतरी है राजस्थान में, इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स है झारखंड में, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट है गुजरात में। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो पहले कर्नाटका था लेकिन आज राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसमें उत्तरी कोयला नदी है जो गंगा घाटी का भाग है, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो ये नदी है पुनपुन। ये पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। कौन सा नदी? पुनपुन। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ जाके मिलती है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बैड भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो ये था नगदी फसल के विरुद्ध में था। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 3 कटिया प्रणाली था, यानी कि 3/20, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा का नील का खेती करना था। 80 नंबर क्वेश्चन है। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ये किसका नेतृत्व था? ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। क्या तेभागा आंदोलन कहाँ पे? तो बंगाल में। कब? 1946 में। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया था? तो ये था जस्टिस पार्टी, जिसका संगठन हुआ था 1916 में। और इसी को बोला जाता है साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। और यहीं ये घोषणा पत्र निर्गत किया था गैर ब्राह्मण के लिए। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहावी आंदोलन को। ऑप्शन नंबर बी, बहावी आंदोलन। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद। और देवबंद का स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। और उसके एक नेता थे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडिया नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ? 1931 से हुआ। और कहाँ पे हुआ? पटना से हुआ। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णित करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र द्वारा। और ये लिखा गया था 1860 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया डिवाइडेड। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नामपत्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह के नाम का था, लेकिन वास्तविक कमान जो है सैनिकों का वो एक दरबारी के पास था। उसका प्रमुख नाम क्या था? तो वो थे बख्त खान। दिल्ली का नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे। और वहाँ के सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर अधिकार में सहायता की थी? तो वो कौन किया था? ये अफगानियों ने किया था। ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसका हेल्प किया था? लक्ष्मीबाई का। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था? तो यह 1858 में हो गया था बाबू कुंवर सिंह का देहांत। और डेट कौन सा था? यह 26 अप्रैल था। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में सर्वाधिक शीर्ष बिंदु पर था? तो ये था जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय पे आया था? तो ये जहांगीर के समय आया था। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां करवाया था। और शाहजहां कब करवाया था? तो ये करवाया था 1648 में। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत का लेखक है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शासकों में
किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा पर विजय का श्रेय जाता है? तो ये जाता है राजेंद्र चोल प्रथम। और ये बहुत सारे उपाधि भी धारण किए थे, जैसे गंगईकोंड चोल, राजेंद्र, मुडिगुल चोल, ये सब इनका उपाधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन सा था? तो सिंधु पर बहुत सारा आक्रमण हुआ जो असफल रहा। जो पहला जो सफल आक्रमण था वो 712 ईस्वी में हुआ था, और वो कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वीराज रासो किसका लेखन है? तो ये लेखन है चंद्रबदायु का। चंद्रबदाई का कौन सा पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी.ए. स्मिथ जो है ये इतिहासकार है, ये खनन से संबंधित नहीं है। बी.ए. स्मिथ इतिहासकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल था। हड़प्पा का एक बंदरगाह है लोथल, ये जो गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ से पता चलता है? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। यहाँ पे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली था, ये भी गुजरात में है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध का जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी में था। राजगिरी में था। ये आज का अंतिम प्रश्न था, 100 नंबर प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।